नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप वीरेंद्र कौशिक से समाचार सुनिए। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का दृष्टिकोण आत्मनिर्भर भारत के विचार का सार है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कल 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अंतरित करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए सभी राज्यों में विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करेगी और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.75% हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का दृष्टिकोण ही आत्मनिर्भर भारत के विचार का सार है। उन्होंने कहा कि विश्व कल्याण का रास्ता आत्मनिर्भर भारत के विचार से ही गुजरता है। प्रधानमंत्री ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव चाहते थे कि भारत की श्रेष्ठ बातों का पूरी दुनिया को लाभ मिले और उसी तरह बाकी दुनिया की श्रेष्ठ बातों का भी भारत को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि देश विश्व भारती का संदेश पूरी दुनिया में फैला रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भारती ने हमें प्रकृति के साथ रहना सिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जो पेरिस समझौते के तहत निर्धारित पर्यावरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में भी दुनिया में अग्रणी है। श्री मोदी ने बंगाल की भक्ति परंपरा का उल्लेख करते हुए वहां के स्वतंत्रता सेनानियों का भी स्मरण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्रों से कहा कि वे स्थानीय हस्तशिल्प वस्तुओं का सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करें और वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूत बनाएं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण का समापन टैगोर की कविता ओरे गृहोबाशी खोल द्वार खोल से करते हुए छात्रों का आह्वान किया कि वे नई संभावनाओं का द्वार खोलें और गुरुदेव के विचारों और दर्शन का प्रचार करें। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति में प्रतिभा के साथ ज्ञान पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें गुरुदेव द्वारा बताई गई भारतीय मूल्य परंपराओं का समावेश किया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भारत को विकास और ज्ञान का केंद्र बनाने की गुरुदेव की आकांक्षा का उल्लेख किया। इस अवसर पर छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 1921 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती को 1951 में संसद के अधिनियम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य के अन्य मंत्री उपस्थित थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं में लगभग 1,127 किलोमीटर सड़कों का निर्माण शामिल है। इनमें 8,341 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किश्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। श्री मोदी इस कार्यक्रम के दौरान 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। ये किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अपने अनुभव बताएंगे। इस अवसर पर कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात की तीखी आलोचना की है। ऑल इंडिया रेडियो से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने किसान कानूनों को किसानों के हित में बताया और कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की। श्री गांधी ने मीडिया को बताया कि किसान जब तक अपने घर वापस नहीं जाएंगे, जब तक इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता।
कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति भवन तक मार्च करना भी चाहा, जिसे पुलिस द्वारा रोक दिया गया। नए कृषि कानूनों के समर्थन में 3 लाख से अधिक किसानों ने एक ज्ञापन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा। ग्रामीण भारत के गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने कल श्री तोमर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 3,13,000 से अधिक किसानों के हस्ताक्षर हैं। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसानों में जोश है। उन्होंने कहा कि ये कृषि सुधार काफी समय से लंबित थे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री तोमर कल किसान दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल फिल्म प्रभाग, फिल्मोत्सव निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय और भारतीय बाल फिल्म समिति को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में समाहित करने को अपनी मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि फिल्म से संबंधित मीडिया इकाइयों को एक निगम के अंतर्गत लाने से सभी संसाधनों का समन्वित ढंग से उपयोग किया जा सकेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 5 वर्ष तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 59,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस व्यवस्था से लगभग 1,36 लाख ऐसे गरीब बच्चे अगले 5 वर्षों में उच्च शिक्षा व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे, जो कक्षा 10 के बाद पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं। इस योजना का केंद्रीय भाग प्रत्यक्ष धन अंतरण के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने धोखाधड़ी करने वालों और फर्जी कंपनियों को वस्तु और सेवा कर जीएसटी संबंधी फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की कानूनी समिति की सिफारिशों के बाद यह कदम उठाया गया है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा जीएसटी कानून में ये प्रावधान है कि जिन लोगों ने 6 या उससे अधिक महीनों के रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं, उनके जीएसटी पंजीकरण रद्द हो सकते हैं। असम में प्रमोद बोरो के नेतृत्व वाले यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल भाजपा गण सुरक्षा पार्टी गठबंधन ने आज 40 सदस्यीय बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद की बैठक में अपना बहुमत साबित कर दिया है। गठबंधन को 22 मत मिले, जबकि विपक्षी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को 16 वोट मिले। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश पर ये बहुमत परीक्षण हुआ। न्यायालय ने मुख्य कार्यकारी सदस्य के रूप में प्रमोद बोरो की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर ये आदेश जारी किया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशीली दवाइयों की रोकथाम के संबंध में एक समेकित नीति बनाने का फैसला किया है। इसमें नशीली दवाइयों की रोकथाम, उपचार, प्रबंधन और पुनर्वास कार्यक्रम शामिल है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। श्री ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में 6 नशा मुक्ति केंद्र खोलने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में नशीली दवाइयों के बारे में एक जागरूकता अभियान भी जल्द शुरू किया जाएगा। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है और ये अब तक संक्रमित हुए कुल मरीजों का सिर्फ 2.80% रह गई है। देश में कोरोना के 2,83,000 मरीज हैं। दैनिक संक्रमण की संख्या भी 25,000 से नीचे चली गई है। कोरोना से ठीक होने वालों की दर भी बढ़कर 95.75% हो गई है। अब तक 96,93,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। मृत्यु दर भी कम होकर 1.5% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 312 लोगों की मृत्यु हो गई है। देश में एक दिन में कोविड से 10,39,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक 16,53,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश की 2,277 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें 1,199 सरकारी और 1,078 निजी प्रयोगशालाएं हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि 25 नवंबर और 23 दिसंबर के बीच इंग्लैंड से आने वाले यात्रियों का विशेष सर्वेक्षण किया जाएगा। इस बीच नए कोरोना वायरस से संक्रमित एक यात्री के इंग्लैंड से नागपुर पहुंचने के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस व्यक्ति का नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज चल रहा है। दक्षिण एशिया मानवाधिकार समूहों की एक संस्था साउथ एशिया कलेक्टिव ने पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं, विशेषकर नाबालिग हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के लिए पाकिस्तान की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों पर होने वाले इन अत्याचारों को रोकना चाहिए। संगठन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति चिंताजनक है।
संगठन ने आगे कहा कि अल्पसंख्यकों के रहस्यमय ढंग से गायब होने, अवैध हिरासत और उनकी हत्याओं के मामले बढ़े हैं। इससे पहले पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने अप्रैल 2020 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में नाबालिग हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन की समस्या का उल्लेख किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2019 में सिंध प्रांत में इन लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और जबरन शादी के 1000 मामले सामने आए। प्रमुख बलूच नेता और सामाजिक कार्यकर्ता करीमा बलोच की कनाडा में हुई हत्या के विरोध में कल बलूचिस्तान के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किए गए। क्वेटा समेत कई शहरों में विभिन्न जगहों पर जमा हुए सैकड़ों लोगों ने कनाडा की सरकार से करीमा की हत्या की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। पाकिस्तानी सेना और सरकार की ओर से बलूचिस्तान में किए जा रहे अत्याचारों की मुखर आलोचक रही करीमा टोरंटो में मृत पाई गई थी। वे 2016 में कनाडा पहुंचे और तब से बलूचिस्तान प्रांत में मानवाधिकारों के हनन के विरुद्ध बड़े पैमाने पर अभियान चला रही थी। गोवा में क्रिसमस का उत्सव आज रात से शुरू हो जाएगा। गोवा एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और देश विदेश के पर्यटक क्रिसमस और नए साल के उत्सव के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए गोवा आते हैं। लेकिन इस वर्ष कोविड महामारी के कारण नए साल के जश्न में सावधानियां बरती जाएंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा से प्रस्तुत है समाचार पत्रों से। आलेख तैयार किया है हिंदी समाचार एकांश ने। स्वर है वीरेंद्र कौशिक का। लगभग सभी समाचार पत्रों ने प्रमुख समाचारों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। साथ ही अहम विषयों पर संपादकीय लिखी हैं। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के पहले चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने को वीर अर्जुन सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। डीडीसी चुनाव में भाजपा बनी सबसे बड़ी पार्टी, 74 सीटों पर किया कब्जा। पत्र ने वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद के इस बयान को दिया है। चुनावों के परिणाम अलगाववादियों के मुंह पर जोरदार तमाचा। अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सरकार ने खोला खजाना, दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर है। पत्र ने केंद्र के इस फैसले को दिया है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में 5 वर्षों में खर्च होगी 5 गुना ज्यादा राशि। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में सुधार की खबर हिंदुस्तान ने देते हुए लिखा है, राजधानी में संक्रमण दर 1% से नीचे आई। दिल्ली में 6 लाख से अधिक लोगों ने वायरस को हराया। बकौल नव भारत टाइम्स, कोरोना से बचाव का स्वदेशी टीका कोवैक्सीन महामारी से 12 महीने तक रखेगा सुरक्षित। इमरजेंसी इस्तेमाल की मांगी गई मंजूरी। सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम रेंज की मिसाइल के सफल परीक्षण को अमर उजाला ने अहमियत देते हुए लिखा है, MRSAM मिसाइल पलक झपकते ही उड़ाएगी दुश्मन का जहाज। मोबाइल ऐप पर कर्ज के ऑफर से रहे सावधान। भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक जागरण अपने संपादकीय अड़ियल रवैया शीर्षक से लिखता है, केंद्र सरकार के बातचीत के प्रस्ताव पर तथाकथित संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से ये कहना अड़ियलपन के अलावा और कुछ नहीं कि पहले कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। आखिर मुट्ठी भर किसान नेता ये फरमान देने वाले होते कौन हैं कि सरकार संसद से पारित कानूनों को वापस ले ले। सड़क पर आ बैठे लोगों की ओर से संसद से पारित कानूनों की वापसी की जिद पकड़ना तो अराजकता को खुला निमंत्रण है। यदि कल कोई अन्य समूह संगठन 10-20 हजार लोगों को लेकर दिल्ली में डेरा डाल दे और किसी कानून को वापस लेने की मांग करने लगे तो क्या उसे भी मान लिया जाना चाहिए? यदि हाँ तो फिर संसद और सरकार की साख का क्या होगा? यदि नहीं तो फिर किसान नेताओं की कृषि कानूनों की वापसी की मांग को क्यों मान लिया जाए, और वो भी तब जब उनमें से कुछ को किसान नेता भी नहीं कहा जा सकता। आखिर किस आधार पर इन किसान नेताओं ने ये समझ लिया कि वे सारे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वे जो कह रहे हैं वही समस्त किसानों की चाहत है? किसान नेताओं के अड़ियलपन की एक और निशानी ये है कि कृषि कानूनों में संशोधन पर सहमत सरकार पर तो कठोर रवैया अपनाने का आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन ये देखने से इनकार कर रहे हैं कि वे खुद किस तरह उसे न केवल हुक्म देने में लगे हुए हैं बल्कि रास्ते और रेल मार्ग रोक देने की धमकियां भी दे रहे हैं। आखिर ये एक किस्म की ब्लैकमेलिंग नहीं तो और क्या है? हमारे आम किसान ना तो इस तरह के आचरण के लिए जाने जाते हैं और ना वे ऐसा कुछ करते हैं। दिल्ली में डेरा डाले किसान संगठनों ने सरकार के नरम रुख के बाद भी जिस तरह टकराव वाला रवैया अपना लिया है,
उससे यही लगता है कि उनका मकसद किसानों की समस्याओं का समाधान करना नहीं, बल्कि किसी तरह मोदी सरकार को नीचा दिखाना है। इस अंदेशे का एक अन्य कारण इन किसान संगठनों को वामपंथी एवं अतिवादी गुटों के साथ साथ उन राजनीतिक दलों की ओर से उकसाया जाना भी है जो इस सरकार के प्रति वैर भाव से भरे हुए हैं। अब तो इसी भाव से भरा मीडिया का एक हिस्सा भी किसान संगठनों को हवा देने और ऐसी बेजा दलीलें देने में जुट गया है कि किसानों का भरोसा हासिल करने के लिए सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी चाहिए। साफ है, सरकार के साथ साथ संसद को भी चुनौती देने की कोशिश हो रही है। नव भारत टाइम्स का संपादकीय है जम्मू कश्मीर में चुनाव। पत्र लिखता है, वैसे तो जम्मू कश्मीर में होने वाला कोई भी चुनाव एक खास अहमियत हासिल कर लेता है, लेकिन हाल के डीडीसी जिला विकास परिषद चुनावों पर विशेष रूप से सबकी नजरें लगी थी। पिछले साल संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत हासिल विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद ये पहला मौका था जब इस राज्य के लोग अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट देने निकले थे। चुनाव नतीजों के आंकड़े देखें तो वे कुछ खास चौंकाने वाले नहीं दिखते। जम्मू संभाग में बीजेपी आगे रही और कश्मीर घाटी में गुपकार गठबंधन को बढ़त मिली। घाटी में 3 सीटें लेकर बीजेपी ये दावा करने की हालत में आ गई कि आखिर घाटी में भी वो कमल खिलाने में कामयाब रही। दूसरी ओर जम्मू क्षेत्र में 35 सीटें लेने वाला गुपकर गठबंधन भी ये कहने से नहीं हिचक रहा कि उसे घाटी तक सिमटा देने की साजिश नाकाम हो गई। बहरहाल चुनाव नतीजों से जुड़े इन दावों और जवाबी दावों को सामान्य सियासी बोल बचन मानकर नजरअंदाज कर दिया जाए तो सच यही है कि जम्मू कश्मीर में सभी प्रमुख दलों ने कमोबेश अपनी अपनी जमीन बचाए रखी। लेकिन ये चुनावी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक दलों की पारंपरिक जमीन को लेकर होने वाली खींचतान तक सीमित नहीं थी। इसके पीछे के बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाए तो जिन्हें पिछले 1 साल से अलगाववादी, राष्ट्र विरोधी वगैरह करार दिया जा रहा था, हर सार्वजनिक मंच से जिन्हें गुपकार गैंग कहकर संबोधित किया जा रहा था, उनके कथित चंगुल से राज्य को मुक्त करने में मोदी सरकार को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। बेशक ये चुनाव शांतिपूर्ण रहे और इनका मतदान प्रतिशत भी कई चुनावों से बेहतर रहा। इसका ये मतलब जरूर है कि अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों की लाख कोशिशों के बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों का शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक उपायों में यकीन बना हुआ है। लेकिन क्या इसका ये अर्थ भी निकाला जा सकता है कि अनुच्छेद 370 के तहत हासिल विशेष दर्जा छीन लिए जाने से लोग खुश हैं? इस दूसरे निष्कर्ष तक पहुंचना जल्दबाजी ही समझा जाएगा। कारण ये है कि विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद की ये पूरी अवधि जम्मू कश्मीर में हर कीमत पर शांति बनाए रखने के प्रयासों को ही समर्पित रही है। केंद्र सरकार संसद में अपनी पहल कदमी के चाहे जो भी फायदे बताती रही हो, उसे जमीन पर उतारने लायक माहौल वहां नहीं बन सका। दूसरी बात ये है, जिन दलों और नेताओं ने एक स्वर में इस फैसले का विरोध किया था, वे आज भी अपनी राय पर कायम हैं और जनता द्वारा उन्हें नकारा भी नहीं गया है। ऐसे में इन चुनावों से निकला एक महत्वपूर्ण सबक ये भी है कि देश के किसी भी हिस्से में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े राजनीतिक नेतृत्व के लिए एक न्यूनतम सम्मान जरूर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत जैसी वयस्क लोकतंत्र व्यवस्था अपनी इस जिम्मेदारी से कतरा नहीं सकती। इस सीमावर्ती राज्य में आगे का रास्ता केंद्र सरकार को ज्यादा एहतियात से तय करना चाहिए। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित हुए। आलेख प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। राजनय की दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की नवोन्मेषी, मौलिक तथा रचनात्मक पहल ने उन्हें अमेरिका के लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड के रूप में एक प्रतिष्ठा दिलाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें ये पुरस्कार दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमारात, रूस, मालदीव तथा फलस्तीन व्यवस्था के सम्मान से पहले ही सम्मानित हो चुके हैं।
ये सभी पुरस्कार वैश्विक मामलों में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा निभाई गई भूमिका तथा व्यापक स्तर पर फैले संघर्ष, युद्ध, आतंकवादी गतिविधियों और कई अन्य चुनौतियों के बीच में शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देने में उनके अनवरत प्रयास के प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति है। भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका के कारण उन्हें लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जबकि भारत तथा अमेरिका के बीच की रणनीतिक द्विपक्षीय साझेदारी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मार्च 2000 में भारत की यात्रा तथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद बहुत अधिक उन्नत रही है। हालांकि दशकों से कई बाधाएं और गड़बड़ियां होती रही हैं। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने विशाल निर्वाचकीय जीत हासिल की तथा भारत के प्रधानमंत्री बने, तब कई विश्लेषकों ने इस रणनीतिक साझेदारी पर संदेह व्यक्त किया था। जो भी परिणाम सामने आए वे बहुत अधिक प्रभावशाली रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जल्द ही राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ एक सकारात्मक संपर्क स्थापित किया, जिस कारण उन्हें वॉशिंगटन आने का आमंत्रण मिला और फिर तत्कालीन करिश्माई अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उन्होंने निकटतम व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। इस कारण दो लोकतंत्रों के बीच के संबंध काफी गहरे और अत्यधिक विस्तृत हुए। 2015 में गणतंत्र दिवस के समारोहों में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति ओबामा की भारत यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी शिखर सम्मेलन स्तरीय वार्ता तथा द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने के लिए कई समझौतों पर किए गए हस्ताक्षर अमेरिका के साथ भारत के संबंधों के इतिहास में उज्जवल समय की तरह है। जब नवंबर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में विजयी हुए, तब संदेहवादियों द्वारा अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में कठिन समय का पूर्वानुमान लगाया गया था। अमेरिका के इतिहास में पहली बार एक कम राजनीतिक अनुभव तथा वॉशिंगटन के काम करने की वास्तविक जानकारी से अनभिज्ञ एक व्यावसायिक हस्ती ने व्हाइट हाउस में प्रवेश किया। उन्हें एक मनमौजी, अस्थिर और हठी व्यक्ति माना गया था। वे विदेशी नेताओं तथा विश्व के मामलों में प्रायः खुलकर बोलने वाले रहे हैं। श्री ट्रंप पूर्व के अमेरिकी प्रशासन द्वारा अंगीकार किए गए विदेश संबंधी बहुत से नीति निर्णयों के साथ प्रायः टकराव की स्थिति में रहे हैं। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी कुशलता से अमेरिका के नए राष्ट्रपति के साथ अपने संबंधों को निभाने में सफल रहे। उनके इस व्यवहार ने भारत तथा अन्य देशों के विश्लेषकों को आश्चर्यचकित किया। जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शिखर सम्मेलन स्तर की पहली बैठक करने वॉशिंगटन गए, तब बहुत से लोग इस बैठक पर अत्यधिक उत्सुकता से नजर जमाए हुए थे। इस यात्रा का परिणाम बहुत अधिक सकारात्मक रहा, जबकि नेटो के सदस्यों, जापान तथा दक्षिण कोरिया समेत अमेरिका के गठबंधन सहयोगियों के साथ राष्ट्रपति ट्रंप दृढ़ता से वार्ता करते थे। ऐसा करते हुए वे भारत के साथ अपने देश की रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के प्रति दृढ़ प्रतीत होते थे। कई अवसरों पर राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार तथा निवेश के मुद्दों पर भारत के साथ सख्ती दिखाई। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ अपने संबंधों में एक सकारात्मकता को बनाए रखा तथा केवल कुछ एक वर्ष पहले ट्रंप प्रशासन के साथ रक्षा तथा सुरक्षा संबंध अकल्पनीय स्तर तक गहरे हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप भारत के कठोर पड़ोसी से अवगत थे, जहां भारत को आतंकवाद के पोषक पाकिस्तान तथा एक आक्रामक उत्तरी पड़ोसी चीन के साथ निपटना पड़ रहा था। दोनों देश एक नापाक मंसूबे के साथ एकजुट हैं। ट्रंप प्रशासन ने चीन की दादागिरी को देखकर उचित ही विरोध किया तथा प्रतिक्रिया स्वरूप अविश्वसनीय और धोखेबाज पाकिस्तान की सहायता करना बंद कर दिया, जो निश्चित रूप से भारत के हितों के लिए लाभकारी साबित हुए। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साझा रूप से आयोजित की गई प्रधानमंत्री मोदी की ह्यूस्टन रैली तथा अहमदाबाद की रैली अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी तथा एक नई महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में विश्व के मामलों में भारत की भूमिका की सफलता की गवाही है। इस प्रकार देखें तो सचमुच में प्रधानमंत्री मोदी लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड के योग्य हैं। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम।
ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।